हाँ मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, इतना भी मत हंसो। मेरे बच्चे की टांग टांग टूट गई थी दरख्त से गिरकर, अम्मा ने अनसर को थपकी देते हुए कहा। अम्मा, अब तो मैं फ़ैसला करके आया हूँ कि गांव का चप्पा चप्पा घूमूंगा और शरारतें जो बचपन में किया करता था वो भी सब दोबारा करूँगा। बड़ी मुद्दत के बाद मैं अपने मन को आज़ाद करना चाहता हूँ। नहर में नहाना तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बाबे अलादीते के बाग में भी जाऊँगा, और वो नीली हवेली, गाँव की सबसे खूबसूरत जगह, वो तो याद ही नहीं रही, वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी देख के लोग यही समझेंगे कि शायद ये यूनान की कोई कदीम जगह है। अनसर पुरजोश लहजे में बोलता चला गया, क्या नीली हवेली? अम्मा और रियासत के मुंह से भयाक वक्त निकला। नीली हवेली का नाम सुन के दोनों चौंक उठे और मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली। जी नीली हवेली। अनसर को उनके बदले हुए लहजे पर हैरानी हुई। रात बहुत हो गई है मेरे लाल, अम्मा ने संजीदगी मगर प्यार से कहा, और ऐसे वक्त पर ऐसी जगहों का नाम नहीं लेते। अम्मा, मैं उस नीली हवेली की बात कर रहा हूँ जो हमारे गांव में है। गांव के सारे लोग तो वहाँ जाते थे, और ख़ुद मैं, बल्कि गांव के दूसरे बच्चे भी वहाँ जाके दिन भर खेला करते थे। अनसर ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात से कहा, वो गुज़रे ज़माने की बात है बेटा, अब वहाँ कोई नहीं जाता। 10 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है गांव में पुत्र। क्यों अम्मा? अब ये मत कह देना वहाँ भूतों और चुड़ैलों ने कब्ज़ा कर लिया है। अनसर ने हंसते हुए संजीदा माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश की। हाय मेरे अल्लाह, मैंने अभी मना किया था कि इस जगह का नाम मत लेना। बस मैं तुम्हें कह देती हूँ, इस जगह का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। अम्मा ने इस कदर सख्त लहजे में कहा था कि अनसर शशदर रह गया। जी अम्मा, जैसे आप कहें। अनसर को मना करने की वजह तो समझ ना आई, लेकिन उसने अम्मा से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। रियासत मुंह खोले दोनों की बातें सुन रहा था। तुम तो अपना मुंह बंद करो। अनसर ने रियासत को कूहनी मारी। उसकी बात सुन के रियासत झींप गया और फौरी मुंह बंद कर लिया। मैं अब चलता हूँ अनसर। रियासत उठ खड़ा हुआ। नीली हवेली के ज़िक्र के बाद इनकी गुफ्तगू की शरीनी यकसर गायब हो चुकी थी। इसे महसूस हुआ अब घर जाना ही बेहतर है। तुम्हारी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। रात का खाना हम इकट्ठे ही खाते हैं, इसलिए मुझे अब दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रियासत ने अलविदाई सलाम के लिए उसकी जानब हाथ बढ़ाया। रात का खाना तुम मेरे साथ खा लो, मैं यकीन से कहता हूँ भाभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अनसर ने सरगोशी की। भला उसने क्या कहना है, अल्लाह लोक बंदी है। रियासत ने मुंह बनाते हुए कहा, बस वो रात का खाना मेरे साथ ही खाती है, चाहे कुछ भी हो। जितने तुम डरपोक हो, मुझे तो लगता है तुमने घर जाके बर्तन धोने हैं। हाँ, तो बर्तन धोना कौन सा गुनाह है? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला तो अनसर हंस पड़ा। मुझे पहले ही शक था, तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो। चलो तुम्हें दरवाज़े तक छोड़ के आता हूँ। रियासत दरवाज़े की सिमत बढ़ा तो अनसर भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाज़े के पास पहुंचकर रियासत हाथ मिलाने के लिए पीछे मुड़ा तो अनसर ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। रात का खाना खा के मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। अनसर ने उसके कान में सरगोशी की तो रियासत इसकी जानब देखने लगा। और हम नीली हवेली की तरफ जाएंगे। अनसर की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। क्या कह रहे हो? नीली हवेली की तरफ? रियासत बेइख्तियार बोला। आवाज़ धीमी रख। अनसर ने आहिस्तगी से कहा, मैं अभी देखूं वहाँ कौन से भूत प्रीत हैं, रात को तैयार रहना। रियासत ने बेबसी से अनसर की तरफ देखा। वो जानता था अनसर की घुट्टी में ये बात बंधी हुई है, जिस काम को एक बार करने की वो ठान ले, इसे करके ही दम लेता है। 10 बरस पहले इसी ज़िद्दी तबीयत के हाथों मजबूर होकर तो वो सब की मुखालफत के बावजूद यूनान गया था। अनसर दरवाज़ा बंद करके मुड़ा ही था कि दरवाज़े की घंटी बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर हमीद थे। वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर लौटे थे। दोनों में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ।
बेटा शहर जिस काम से गए थे कर आए हो? मास्टर हमीद ने पूछा तो अनसर ने इस्बात में सर हिलाया। रात का खाना सब ने मिलकर खाया। खाने के बाद अम्मा बिस्तर पर लेटी तो अनसर ने उन्हें दाबना शुरू कर दिया। अम्मा ने भी जवाब में दुआओं का अंबार लगा दिया। मेरा पुत्र हमेशा खुश रहे, अल्लाह पाक तेरी ज़िंदगी लंबी करे, सारी बलाओं से महफूज रखे, अल्लाह पाक तेरे नसीब में चाँद जैसी दुल्हन करे। अम्मा ये दुआ मत दें, चाँद एक ही होता है, वैसे भी मैं एक चाँद के होते हुए दूसरे चाँद को कैसे संभालूंगा? अनसर को शरारत सूझी। कौन सा चाँद पुत्र? कहीं यूनान में शादी तो नहीं कर बैठा? उसकी बात सुन के अम्मा की दुआओं को ब्रेकें लग गईं और उसके चेहरे पर ऐसे तासरात उभर आए जैसे अनसर ने उनके तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया हो। अम्मी, शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? अनसर ने इनकी हालत देख के बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, हाय हाय, मैंने क्या क्या नहीं सोच रखा अपने बच्चे की शादी का। ना मुझे तुम्हारी बीवी की बोली समझ आएगी, ना उसे पोते पोतियों की, ना अपने पोते पोतियों की। अम्मा ने अफसरदा लहजे में कहा। अनसर अब भी इनकी बातें सुन के अपनी हंसी दबाए बैठा था। अच्छा पुत्र, एक बात बता, यूनानी ज़ुबान में दादी को क्या कहते हैं? अम्मा ने इतनी मासूमियत से सवाल पूछा कि अनसर के ज़बत का दामन टूट गया और वो खिलखिला के हंस पड़ा। इसे यूं हंसता देखकर अम्मा हैरत से इसकी जानब देखने लगी। मजाक कर रहा हूँ मेरी भोली माँ, मैं इस चाँद की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मेरे सामने है। अनसर ने मुस्कुराते हुए कहा, यूनान जाकर भी तेरी आदतें नहीं बदली, शरारती का शरारती है मेरा लाल। अम्मा ने मुस्कुराते हुए थपकी दी। मुझे अब चाँद सी बहू मिल जाए पुत्र, मेरी अब और कोई ख्वाहिश नहीं है। अम्मा ने आंखें बंद की और दुआएं देती नींद की आगोश में चली गईं। चाँद जैसी बहू? अनसर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। ख्याल अच्छा है, मगर पता नहीं वो चाँद कहाँ है अम्मा? इसने मुस्कुराकर अम्मा की पेशानी पर बोसा दिया। वो गहरी नींद सो रही थी। अनसर मास्टर हमीद को दबाने गया, लेकिन वो पहले ही थकन से चूर सो चुके थे। अनसर ने अपने कमरे में जाके एहतियातन पेंट की जेब में टार्च डाली, आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और रियासत की तरफ चल पड़ा। अम्मा, कैसी लग रही हूँ मैं? परवीन ने लाल रंग का कामदार दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए कहा। बिल्कुल चाँद का टुकड़ा। उन्होंने बेटी का माथा चूमते हुए कहा, रज्जो बस कर, मेरी बेटी को नज़र ना लगा देना। बूढ़े फरमान अली ने हुक्के का कश लगाते हुए कहा, बस कर परवीन के अब्बा, भला माँ की नज़र कब लगती है बेटी को? सच तो कह रही हूँ, चाँद का टुकड़ा है मेरी बेटी। उन्होंने फिर बेटी की बुलाएं लेना शुरू की। अच्छा, मेरा सर ना खा, ऐसे बात तेरी सच है रज्जो, वैसे बात तेरी सच है रज्जो। अल्लाह बस हमारी बेटी को सदा खुश रखे, कभी भी गम ना आए इसकी ज़िंदगी में। फरमान अली ने बेटी को दुआएं देना शुरू कर दी। अब्बा, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? परवीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जुग जुग जियो मेरा पुत्र, फरमान अली ने असबात में सर हिला दिया। परवीन चली गई तो अम्मा फरमान अली के पास आके बैठ गई। परवीन का अब्बा बात सुन, एक हफ़्ता रह गया है परवीन की शादी को। मैंने हिसाब किया था पैसों का, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बारात की रोटी के पैसे कम पड़ रहे हैं। फ़िक्र न कर रज्जो, जो अल्लाह सब चंगियाँ करेगा। फरमान अली ने हुक्के का कश लगाते हुए कहा। फ़िक्र क्यों ना करूं फरमान, खैर से मेरी सबसे बड़ी बेटी की शादी है, जब तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हो जाता मुझे फ़िक्र लगी रहेगी। रज्जो ने तशवीशनाक लहजे में कहा। वैसे मुझे डर लग रहा है इस लड़की से। पता है कल क्या हुआ? फरमान अली ने हुक्का पीते पीते उसकी जानब देखने लगा। कल ना परवीन बाज़ार गई थी बानों के साथ। अम्मा ने सरगोशी के अंदाज में कहा। इसमें डरने वाली क्या बात है? फरमान अली ने इसकी बात टोक दी। मेरी बात तो पूरी सुन, अम्मा ने झुंझला के कहा। वहाँ किसी ने बानों को छेड़ दिया। बानों तो शर्म के मारे चुप रही, मगर तेरी बेटी ने उस लड़के को इतना पीटा कि बेचारा माफ़ियाँ मांगता रह गया। सारा बाज़ार इकट्ठा हो गया था।
मैंने खुद देखा, परवीन ने जूतों से इसकी इतनी पिटाई की कि डरावना भूत बना दिया इसे। अम्मा चुप हो गई। फरमान अली ने गौर से अपनी बीवी का परेशान चेहरा देखा और फिर ज़ोरदार कहका लगाया, हा 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 हा। बस इस बात से परेशान हो रही थी। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या कहोगी। हद है रज्जो, वैसे ये अच्छी बात है, तेरी बेटी इतनी बहादुर है। तेरी इन्हीं बातों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। अम्मा ने मुंह बना के कहा, ज़माना चंगा नहीं है परवीन के अब्बा, मुझे डर लगता है। कुछ दिनों बाद इसकी शादी है, शहज़ादों की तरह पाला है बेटी को, पता नहीं पराया घर कैसा होगा। सब चंगा ही होगा रज्जो, तू खामखा फिक्र ना कर। फरमान अली ने हुक्के का कश लगाया। घर बैठे हुक्का पीने से तो कुछ नहीं होने वाला, बड़ी मुश्किल से बरादरी में रिश्ता हुआ है। मैं कहती हूँ जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कर ले। ब्याह की रोटी अच्छी ना पकाई तो कहीं दूल्हा वाले नाराज़ ना हो जाएं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाडली बेटी को सारी उम्र सिर्फ़ इसी वजह से ताने पड़ते रहें। फरमान अली ने इसकी बातों का कोई जवाब न दिया और ख़ामोशी से आसमान देखने लगा। देख परवीन के अब्बा, मैं जानती हूँ हमारी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। परवीन को लिखाया है, पढ़ाया है, इसके सारे नाज नखरे उठाए हैं। अब खैर से इसने रुखसत भी हो जाना है, इसकी शादी हो जाए अच्छे तरीके से, फिर मैनू कोई टेंशन नहीं। फरमान अली कुछ कहे बगैर खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। परवीन के अब्बा, कुछ तो बोलो। रज्जो, तेरी सारी बातें ठीक हैं, तू फ़िक्र ना कर, परवीन की शादी अच्छे तरीके से होगी। और मुझे ये ऊंची बरादरी वाली बात ना सुनाया कर। ये हमारी नहीं, उनकी खुशकिस्मती है कि हमारी बेटी उनके घर की बहू बनेगी। पढ़ी लिखी है, बहादुर है, घर के सारे काम काज जानती है, और क्या चाहिए इन्हें। फरमान अली फिर हुक्का पीने लगा। परवीन के अब्बा, शादी के लिए बैंक से कर्ज़ ना ले लें। हमारे पास कौन सी अपनी ज़मीन है रज्जो, जिसके बदले कर्ज़ मिलेगा। बात सुन। अम्मा ने सरगोशी की। बैंक को मार गोली, चौधरी उमर दराज के पास जा, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। नहीं, फरमान अली ने सख्ती से कहा। चौधरी उमर दराज का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्यों? अम्मा को इसके बदले हुए लहजे की समझ न आई। मैं गया था उसके पास, पता है उसने क्या कहा? फरमान अली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि परवीन चाय के 3 कप लेकर आ गई। इसकी आमद पर दोनों खामोश हो गए, मगर अम्मा फरमान की जानब सवालिया नज़रों से देख रही थी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर चौधरी उमर दराज ने ऐसा क्या कह दिया जिसे बताते हुए उसके खामद के चेहरे का रंग और लहजा दोनों बदल गए हैं। परवीन ने चाय की ट्रे दोनों के आगे की। उन्होंने अपने अपने कप उठा लिए तो परवीन ने भी अपना कप उठा के एक तरफ बैठ गई। फरमान अली के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी और यही बात रज्जो को खाए जा रही थी। अनसर ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसके दोनों पट खुलते चले गए। रियासत उसका बेताबी से मुंतज़िर था। यार, इस मनहूस जगह की तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दे, अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने छूटते ही कहा। परेशान क्यों हो रहा है यार, हम बच्चों को साथ लेकर नहीं जा रहे। अनसर ने मुस्करा कर कहा। तुम्हें देख कर ना मुझे वो आग गैंडे मुझे मार वाला मुहावरा बिल्कुल सच लगने लगता है। रियासत ने घबरा कर कहा। आग गैंडे नहीं, आप बैल मुझे मार। अनसर ने तस्हीह की। वैसे भी तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, दुनिया में गैंडों की तादाद बहुत कम रह गई है, इसलिए गैंडा तुम्हें सिर्फ़ चिड़ियाघर में ही मिलेगा। क्या लोग इससे टक्कर खाने अब चिड़ियाघर जाते हैं? रियासत ने हैरानी से पूछा। लोग चिड़ियाघर टक्कर खाने नहीं, गैंडे को देखने जाते हैं। टक्कर बहर मारता है। अनसर ने इसे प्यार से समझाया। क्यों, क्या गैंडे ने टक्करें मारने से रिटायरमेंट ले ली है? इसके सींग उगने बंद हो गए हैं? रियासत ने एक और सवाल झाड़ दिया। मुझे नहीं पता यार, कोई गैंडा मिलेगा तो उससे पूछ लूँगा। फ़िलहाल तो एक भैंस से वास्ता पड़ा हुआ है मेरा। अनसर ने इस बार झुंझला कर कहा।
लेकिन यहाँ तो कोई भैंस नहीं है, वैसे भी गेंडा हो या बैल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तो मुसीबत को दावत देना ही है ना। रियासत ने मुंह बनाकर कहा, घबराओ मत डियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंसर ने सीने पर हाथ मारा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती, तुम्हारे होते हुए भला इसकी गुंजाइश कहाँ रहती है। रियासत मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया तो अंसर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। रियासत ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों चल पड़े। ईशा की नमाज होते ही गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया था। कभी कभार इक्का दुक्का शख्स नज़र आता था। रास्ते में रियासत ने अंसर को वारस और अकरम की मौत का किस्सा सुनाया। नीली हवेली से जुड़े तमाम वाक़यात वो बड़ी तफसील से बताता जा रहा था। अंसर बड़े गौर से रियासत की बातें सुन रहा था। इसका जहन माजी में चला गया। इसका गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था और चौपालों में रात गए तक खासी रौनक लगी रहती थी, मगर अब तो जैसे किसी की बुरी नज़र सब रौनकों को खा गई थी। इसके लिए ये सब बातें बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि इसके यूनान जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वो छोटा था तो अक्सर अपनी माँ के साथ नीली हवेली चला जाया करता था। दोनों दोस्त अपनी ही बातों में मगन जा रहे थे। हत्ता के गांव से निकलने के लिए आखिरी गली रह गई। गली में खासा अंधेरा था। दोनों अभी चंद कदम ही चले थे कि फ़ज़ा में दर्दनाक गैर इंसानी चीखें गूंजने लगी। खामोश सन्नाटा जाग उठा। अंसर को ऐसे लगा जैसे इसका दिल उछलकर हलक में आ गया है। रियासत भी बुलंद आवाज़ से चीखें मार रहा था। चूँकि गली में अंधेरा था, इसलिए अंसर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल इसने जेब में हाथ डाला और टार्च निकालकर रोशन कर दी। तंगो तारीक गली में टार्च की रोशनी नहायत सूरत से फैलती चली गई। गली में भागते कुत्ते पर नज़र पड़ी तो अंसर सारी सूरत हाल समझ गया। दरअसल रियासत का पाँव सोए हुए कुत्ते पर पड़ गया था। चूँकि यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी और अंसर भी बातों में महव था, इसे टार्च रोशन करने का ख्याल ना आया। इसी वजह से दोनों ही गले में सोए हुए कुत्ते को ना देख सके और रियासत ने अपना पाँव बेध्यानी में इस पर रख दिया। कुछ देर पहले तक नींद की वादी में गुम बेचारा कुत्ता नागहानी आफत टूटने पर चीखता चिल्लाता हुआ गली से बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ रहा था। रियासत भी अभी तक सूरत हाल का इदराक नहीं कर पाया था, इसलिए मुसलसल चीखें मार रहा था। अंसर ने इसे पकड़कर झंझोड़ा और कुत्ते की तरफ इशारा किया तो वो चुप हो गया। दोनों ने तेज़ तेज़ कदमों से गली अबूर की। बाहर निकलते ही अंसर के मुंह से हंसी का फव्वारा उबल पड़ा। हंस हंस के उसके पेट में बल पड़ गए, मगर रियासत पसीने में शराबूर हाँप रहा था। इसकी हालत देखकर अंसर को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। हंसो हंसो, जितना हंसना है हंस लो, बदशगुनी की इब्तिदा हो गई है, अभी भी वक्त है, वापस लौट चलते हैं। रियासत ने हाँफते हुए कहा, एक तो तुमने अपना हाथी जितना पाँव कुत्ते पर रख के उसकी जान निकाल दी और अब मुझे भी खामखा डरा रहे हो। अंसर ने हंसते हुए कहा, यह तो अजीब बात हो गई। वो मुहावरा सब सच साबित हो गया, कुत्ते के पाँव पर भी हाथी का पाँव। इसकी बात सुनकर अंसर एक बार फिर कहका मारकर हंस पड़ा। तुमने तो मुहावरों का कचूमर निकाल दिया। हाथी के पाँव में सबका पाँव सही मुहावरा है। वैसे मुझे नहीं पता था तुम अब भी कुत्तों से डरते हो। अंसर ने हंसते हुए कहा, वो दरअसल अंधेरे की वजह से मुझे नज़र नहीं आया। मुझे पता होता यहाँ कुत्ता सो रहा है तो इस गली में आता ही नहीं। रियासत ने खसियाने अंदाज में कहा, वैसे हम वापसी पर भी इसी गली से गुजरेंगे। अंसर ने इसे छेड़ते हुए कहा। आखिरी गली तय करने के बाद अब वो गांव की आबादी से बाहर आ चुके थे। चौधरी उमर दराज की आलीशान हवेली इनके सामने थी और उससे आगे ता हद नज़र पहले खेतों का दराज सिलसिला। दोनों दोस्तों ने
एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और चल पड़े। चौधरी उमर दराज की हवेली के सामने गुजरे तो गेट बंद करते हुए हवेली के मुलाजम की नज़र उन पर पड़ गई। वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि अमूमन रात के वक्त खेतों की तरफ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से अकरम और वारिस की हौलनाक वाक़े को भी अभी बमुश्किल चंद रोज़ ही गुजरे थे, इसलिए इसको हैरान होना बजा था। बड़ी बड़ी मूँछों वाला हट्टा कट्टा दराज का वो शख्स चौधरी उमर दराज का ख़ास मुलाजम माखा था। इसका दाहिना कान ऐसे नज़र आ रहा था जैसे किसी ने इसको बुरी तरह चबा डाला हो। रियासत को तो वो जानता था, अलबत्ता अंसर और वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। बहरहाल रियासत ने इसे बताया कि अंसर मास्टर हमीद का बेटा है, तो वो इस बात में सर हिलाने लगा। फिर उसने इसकी तरफ आमद की वजह पूछी तो रियासत ने इसे बताया कि हम चहलकदमी के लिए निकले हैं, ये कौन सा वक्त और जगह है सैर के लिए। इसने हैरानी मगर कदरे करख्तगी से पूछा। रियासत से कोई जवाब न बन पाया। बिल आखिर अंसर ने इसे मुखातब करते हुए कहा, जनाब हम कुछ दूर जाकर वापस आ जाएंगे। गांव में काफ़ी देर बाद वापसी हुई है, इसलिए खाना हज़म करने खेतों की तरफ जा रहे हैं। हट्टे कट्टे मुलाजम ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। इसे घूर के देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में खा जाएगा, और फिर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। गालबन उसे उन दोनों का रात के इस वक्त इस तरफ आना नागवार गुजरा था। चौधरी उमर दराज की हवेली से रोशनी निकलकर आसपास के मनाजर को मुनव्वर किए हुए थी। दोनों ने खेतों की तरफ अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। चौधरी उमर दराज की हवेली मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब चुकी थी। लगता है चौधरी साहब का मुलाजम नाराज़ हो गया है। चौधरी साहब को पता लग गया तो वो भी नाराज़ होंगे। वापस चलते हैं यार। रियासत ने अंसर को मनाने की आखिरी कोशिश की। मुझे किसी के नाराज़ होने की परवाह नहीं, अंसर ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। वैसे भी मेरे पास लाइट का इंतज़ाम है। हा, अंसर ने भूतों की तरह कहकर लगाने की कोशिश करते हुए कहा। जब से टार्च निकाल कर रोशन की कर दी, कहा, और जेब से टार्च निकाल कर रोशन कर दी। तो मुझे डरा क्यों रहे हो? रियासत ने खौफज़दा लहजे में कहा। मैं सिर्फ तुम्हारा डर भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंसर ने मुस्कुरा कर कहा। भूत प्रीत किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। रियासत के पास इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा ना था। अंसर ने टार्च मजबूती से थामी और नीली हवेली की तरफ जाने वाली पगडंडी पर कदम जमा दिए। रियासत को भी मजबूरन उसकी तकलीद करना पड़ी। टार्च की रोशनी में दोनों दोस्त फासला तय करने लगे। तकरीबन 5 मिनट की पैदल मुसाफत के बाद बिलाखिर वो इस चौकी तक पहुंच गए जो चौधरी उमर दराज ने नीली हवेली से कुछ फासले पर बनवाई थी, ताकि यहाँ तैनात गार्ड लोगों को इस तरफ आने से रोकें। मगर चौकी खाली थी और वहाँ कोई मुलाजम नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए चौधरी उमर दराज के मुलाजम? अंसर ने रियासत से पूछा तो उसने कंधे उचका दिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब भला वो कैसे दे सकता था। अंसर ने टार्च की रोशनी तारीक नीली हवेली पर डाली। दूर से वो किसी स्याह हयोले की मानद नज़र आ रही थी। गैर इरादी तौर पर उसने नीली हवेली की तरफ कदम उठा दिए। इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, रियासत ने इसकी राह में हायल हो के कहा, हमारे दरमियान तय हुआ था कि नीली हवेली को दूर से ही देखकर वापस लौट जाएंगे। मुझे याद है, लेकिन इसे एक नज़र तो देख लेने दो। ये कहकर अंसर ने रियासत को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। मजबूरन रियासत को साथ चलना पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। नीली हवेली इनसे कुछ फासले पर रह गई। दोनों आगे बढ़ रहे थे कि माअन एक आवाज़ सुनकर इन्हें रुकना पड़ा। वक्फे से फ़ज़ा में घुंघरुओं की आवाज़ तहलील हो रही थी। छन 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 छन।
रियासत ने खौफ के मारे फ़ौरन अंसर का हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, लगता है हम बदरूहों के इलाके में आ गए हैं। रियासत ने सख्त घबराई आवाज़ में कहा। अगरचे नए महीने का चांद पैदा हो चुका था, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं था कि रूनमाई करा सके, इसलिए हर तरफ तारीकी का राज था। घुंघरुओं की आवाज़ पहले एक सिमत से सुनाई दे रही थी, फिर वक्फे वक्फे से चारों सिमत से आने लगी, मगर इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चूँकि सावन का महीना था, इसलिए हबस भी खूब था। ऊपर से ऐसे डरावने माहौल की मौजूदगी में रियासत पसीने में डूब गया। वो ज़ेरे लब आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, लेकिन खौफ का ये आलम था कि उसकी आवाज़ कभी तेज़ हो जाती और कभी बिल्कुल आहिस्ता हो जाती। घुंघरुओं की आवाज़ मुसलसल वक्फे वक्फे से फ़ज़ा में तहलील हो रही थी। छन 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 छन। अंसर ने टार्च को चारों तरफ घुमाकर अच्छी तरह देख लिया, लेकिन इसे कुछ दिखाई न दिया। वो इस बात पर हैरान था कि घुंघरुओं की आवाज़ चारों तरफ से आ रही है तो इन्हें पहनने वाला नज़र क्यों नहीं आ रहा। चंद लम्हे वो इधर उधर टार्च घुमाता रहा, लेकिन ला हासिल। इसका नतीजा ये निकला कि गिरदो पेश के माहौल को पुरअसरारियत ने इसे भी अपनी लपेट में ले लिया। मैं कहता हूँ अब भी वक्त है, भाग चलते हैं, रियासत ने बैठी बैठी आवाज़ में कहा तो अंसर फ़ौरन राज़ी हो गया। इस सूरत हाल में भला वो कर भी क्या सकता था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वापस चल पड़े। पगडंडी पर वापसी की राह इख्तियार करते चंद कदम ही तय किए थे कि इन्हें महसूस हुआ जैसे दाएं जानब खेतों में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खड़ा कोई उन्हें घूर रहा है। अंसर ने टार्च फ़ौरन उसकी उधर की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ जैसे इनके बाएं जानब मौजूद खेतों में भी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कोई उन्हें घूर रहा है। रियासत ने अंसर को इधर उधर देखने से मना कर दिया। इसके जहन में लोगों की ये बातें घूम रही थी कि अगर ऐसी मखलूक को जितनी अहमियत दी जाए ये इतना ही तंग करती है, अगर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये जल्द ही पीछा छोड़ देती है। अंसर ने भी इसके मशवरे पर अमल करने में गनीमत जानी और दोनों तेज़ तेज़ कदमों से सीधे चलते रहे, लेकिन मुसीबत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी आलम में इन पर एक और उफ्ताद नाज़िल हो गई। अचानक इन्हें महसूस हुआ जैसे घुंघरू बांधे कोई बड़ी तेज़ी से इनके पीछे आ रहा है। वो पहले ही बहुत घबराए हुए थे। इस सूरत हाल से इनकी दिल की धड़कनें बिल्कुल ही बेतरतीब हो गईं। जूं जूं घुंघरुओं की आवाज़ इनके करीब आती जा रही थी, तूं तूं इनका खून खुश्क होता जा रहा था। हत्ता कि आवाज़ इतने करीब आने लगी कि मजबूरन अंसर को रोककर पीछे देखना पड़ा, लेकिन खाली पगडंडी देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट से दोनों बुरी तरह पसीने में नहा चुके